जैन प्यारे छात्रों, मेरा नाम है देवा पटेल और आपका स्वागत है देवा सर क्लासेज चैनल पर। हम आज की इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों में से चुन चुन कर मैं आप लोगों के लिए 6 सबसे महत्वपूर्ण नियम को लेके आया हूं। और मेरे भाई, आप विश्वास कीजिए कि इनको आपको तैयार करके ही अपने एग्जाम देने जाना है। और यदि आप नहीं तैयार करोगे ना, तो जब आप केमिस्ट्री का पेपर दे के बाहर निकलोगे तो आप एक ही बात सोचोगे, देवा सर ने कहा था इस नियम को तैयार करने के लिए, काश तैयार कर लिया रहता तो लिख कर आता। तो मेरे भाई, ये सोचना ना पड़े, इसलिए आज की इस वीडियो से संकल्प लीजिए कि इन 6 महत्वपूर्ण नियम को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, हर साल आने वाले प्रश्न नहीं है और आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें ये नियम जरूर मिलेंगे। ठीक है, और डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछे जाते हैं, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है। जैसे मैं बताऊंगा डायरेक्ट वैसे आते हैं और डायरेक्ट आपको पेपर में वैसे ही लिखकर आना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला नियम है हेनरी का नियम। और मैं जानता हूं कि हेनरी का नियम आपको आता है मेरे भाई, और आप बढ़िया से इसको कर लोगे भी। लेकिन मेरे भाई, मेरा फर्ज है कि जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताऊं, और जो बच्चे नहीं कंप्लीट किए हैं वो तो करेंगे। ठीक है, और मैं काफी आसान भाषा में बताऊंगा। ये ऐसा आपको ना ही किसी क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, ना ही आपको कोई बुक में मिलेगा। ठीक है, देखिए, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस के द्रव में विलयता गैस के दाब का समानुपाती होता है। ये हमारा हेनरी का नियम कहता है। अब समझने के लिए एक बहुत आसान आप लोगों को मैं समझाता हूं। देखिए, ये कह रहा है कि स्थिर ताप पर, यानी कि निश्चित ताप पर, कोई निश्चित ताप है 100 सेल्सियस है तो भैया 100 सेल्सियस ही रहेगा, बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं, तो निश्चित ताप है। तो स्थिर ताप पर गैस के द्रवों में विलयता, यानी कि गैस को द्रव में विलयता कर रहे हो, गैस जो है उसको द्रव में तुम घोल रहे हो, उसे ही गैस के द्रव में विलयता कहते हैं। और ये जो होता है ये गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी कि यदि आप किसी गैस को द्रव में घोल रहे हो तो आपको अगर बढ़िया तरीके से उसे घोलना है ना, तो गैस का दाब बढ़ा दो तो वो घुल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान जाओ हमने क्या लिया, गैस ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है, और जल ले लिया। द्रव में क्या ले लिया हमने, जल ले लिया। अब इनको में घोलना है, तो भैया अगर अच्छी तरह से घोलना है ना, तो जो ऑक्सीजन हमने गैस लिया है उसका दाब, उसका प्रेशर हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तब वो अच्छी तरीके से घुल पाएगा। ये कौन कहता है, ये हेनरी भाई साहब कहते हैं। ठीक है, तो एम समानुपाती होता है पी का। एम क्या है यहां पर, तो एम गैस की मात्रा है, आप कितना आप गैस का मात्रा ले रहे हो वो है। पी क्या है, गैस दाब है। ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है, यानी कि यदि आप गैस दाब बढ़ाएंगे तो गैस की मात्रा उतना ही अधिक घुलेगा। क्लियर है, जब आप समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एम बराबर के पी आ जाएगा। ये के क्या है, तो समानुपाती स्थिरांक है। तो ये दोस्तों एक भी इंपॉर्टेंट सूत्र बन जाता है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये था हेनरी का नियम। लोग कहते नियम, बाप रे बाप, नियम तो याद करने में हमें नानी दादी याद आ जाएगी। कुछ नहीं है भैया नियम। आज के इस वीडियो में जो भी नियम कराऊंगा ना, वो आपको टॉप लगते होंगे, लेकिन मैं ऐसा कराऊंगा कि आपको टॉप नहीं लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दूसरा है राउल्ट का नियम। ये भी काफी बच्चों को हार्ड लगता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा क्योंकि इसमें कठिन कठिन शब्दों का यूज किया गया है। उन कठिन शब्दों को सरल में बनाऊंगा। ठीक है, देखिए राउल्ट भाई साहब क्या कहते हैं वो समझ लीजिए। इस नियम के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयव घटक के आंशिक वाष्प दाब उस वाष्पशील वायु घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब इसमें कठिन शब्द क्या है वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब बोल रहा है विलयन, तो विलयन तो मैं मालूम है विलयन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब आगे है वाष्पशील वायु घटक। हाँ सर, वाष्पशील वायु घटक क्या होता है ये बता दीजिए। ऐसा घटक या ऐसा पदार्थ, ऐसा तत्व जिसको गर्म करने पर वाष्प निकलता हो, वो वाष्पशील अवयव घटक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप पानी ले लो, तो जब आप पानी को अधिक गर्म करोगे तो उसमें से वाष्प निकलता है, धुआं निकलता है, उसको ही क्या कह देंगे, उसको कह सकते हैं वाष्पशील वायु घटक। वाष्पशील वायु है वो, वाष्पशील द्रव है, ये कह सकते हैं। तो कोई विलयन में वाष्पशील वायु घटक है,
उसके आंशिक वाष्प दाब। यह आंशिक वाष्प दाब क्या है? वाष्प दाब है यानी कि जब आप किसी द्रव को गर्म करते हो तो उसमें से वाष्प निकलता है, आप घर में देखे होंगे, उसमें से वाष्प निकलता है और वो वाष्प किसी के ऊपर दाब लगाता है जिसे वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, आप घर में पानी को गर्म करना, उसके ऊपर एक बर्तन को रख देना, तो क्या होगा, जो उसमें से वाष्प निकलेगा वो उस बर्तन पर दाब लगाने लगेगा, बर्तन थोड़ा थोड़ा हिलने लगेगा, तो उसे कहते हैं वाष्प दाब। तो विलयन में कोई वाष्पशील वायु घटक है भाई, कोई वाष्प छोड़ने वाला घटक है, पदार्थ है, तत्व है, उसका आंशिक वाष्प दाब यानी कि उसका वाष्प दाब उसी वाष्पशील, उसी यहां पर कर लीजिए, उसी वाष्पशील वायु घटक के मोल प्रभाज का समानुपाती होता है। अब मोल प्रभाज समझाने की जरूरत नहीं है मेरे अंदाज से, क्योंकि मोल प्रभाज सभी के सभी को आता होगा। ठीक है, इसका सूत्र याद कर लीजिए, क्योंकि इस सूत्र का निगमन भी कराया जाता है, लेकिन सूत्र का निगमन क्यों करें, जब आपको पेपर में बोलेगा तो कर दीजिएगा। ऐसे में सूत्र का निगमन करा भी चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। P बराबर क्या है? P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। P क्या है? कुल वाष्प दाब है, और x से क्या है? मोल प्रभाज, x b क्या है? मोल प्रभाज। P नॉट A और P नॉट B क्या है भैया? एक नियतांक है। क्लियर है? चलिए, जो हमारा तीसरा नियम है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नियम कुलराउंस का नियम। आपको तो मालूम है कि कुलराउंस का नियम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत आसान सा ये नियम है, बस आपको थोड़ा बहुत समझने की जरूरत है। इस नियम के अनुसार किसी प्रबल वैद्युत अपघटय के, किसी प्रबल वैद्युत अपघटय, अब ये प्रबल वैद्युत अपघटय क्या है? ऐसा कोई तत्व जो जल्द ही टूट जाता है, जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड, तो जब आप इनको गर्म करोगे या इनको अलग करना चाहोगे तो ये जल्दी से टूट जाते हैं। तो वे यौगिक जो आसानी से टूट जाते हैं, बट जाते हैं, उनको हम प्रबल वैद्युत अपघटय कहते हैं। ठीक है, कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता को हम ग्रीक नॉट एम से प्रदर्शित करते हैं, ग्रीक लेम्डा नॉट एम से प्रदर्शित करते हैं, उसके धनायन व ऋण आयन के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं। कोई प्रबल वैद्युत अपघटय है, अभी समझाया प्रबल वैद्युत अपघटय क्या होता है। यदि आपको उसकी मोलर चालकता ज्ञात करनी है ना, तो उसी के धन आयन एवं ऋण आयन के मोलर चालकताओं को जोड़ना पड़ेगा, तब आपको मोलर चालकता ज्ञात होगी। तो ग्रीक लेम्डा नॉट एम बराबर हो जाएगा ग्रीक लेम्डा धन आयन प्लस ग्रीक लेम्डा ऋण आयन। क्लियर है? अब चलिए एग्जाम्पल की तरह से इसको मैं समझाता हूं, बहुत आसान समझ में आएगा। जैसे कि NaCl है ना आपका, NaCl, तो जब आप NaCl को तोड़ोगे तो Na प्लस और प्लस में आपका Cl माइनस हो जाएगा, तो ये धन आयन है और ये क्या है? ऋण आयन है ना। तो अगर हमें NaCl की मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो इसकी मोलर चालकता और प्लस में इसकी मोलर चालकता को जोड़ना होगा, तब हमारा NaCl का मोलर चालकता ज्ञात होगा। ये कुलराउंस का नियम भैया कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे जो हमारा 4 नंबर है उसे भी देख लेते हैं। अरेनियस समीकरण या आयनियम समीकरण, ये थोड़ा सा आपको हार्ड क्या है यार, आसान है, सब आसान है, बस समझने की है। देखिए ये क्या है, ये एक प्रकार का नियम तो नहीं है लेकिन नियम से कम भी नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें नियम की तरह ही बताया गया भैया, आप पढ़ोगे तो मालूम चलेगा। ठीक है, और 5 नंबर जो नियम बताऊंगा वो काफी इंपॉर्टेंट है और 6 नंबर में नियम काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनको देखकर ही आप लोग जाइएगा। देखिए अभिक्रिया के वेग की ताप पर, अभिक्रिया के वेग आपने पढ़ा होगा, अभिक्रिया का वेग क्या होता है। ठीक है, 3 नंबर या 4 नंबर चैप्टर में अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता को गणितीय रूप में दर्शाने के लिए अरेनियम समीकरण बनाई गई। इसका समीकरण क्या होता है? K बराबर AE के पावर माइनस EA बटे RT। K क्या है? वेग स्थिरांक है, A क्या है? पूर्ण घातांकीय या आर्नियस समीकरण इसे भी कह सकते हैं। ठीक है, A आर्नियस समीकरण भी हो सकता है या पूर्ण घातांकीय भी हो सकता है। क्लियर है? E क्या है यहाँ पर? तो सक्रियण ऊर्जा है, यहाँ पर माइनस E है तो माइनस C लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। R बराबर क्या होगा? 8.314। ठीक है, T क्या है? तो ताप है, याद रखिए केल्विन में ताप रहेगा इसमें हमेशा। क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं हम 5 नंबर की ओर, और 5 नंबर हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है नियम, फैराडे का प्रथम नियम, और सबसे ज्यादा हार्ड बच्चों को यही लगता है। कुलराउंस का नियम तो एक पल के लिए याद भी कर लेते हैं, लेकिन फैराडे का नियम से घबराते हैं। ठीक है, क्योंकि फैराडे का नियम बहुत थोड़ा सा
कठिन शब्द यूज किए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आज हम फैराडे के नियम को फाड़ने वाले हैं, बस बने रहना। देखो कितना आसान भाषा में समझाऊंगा। इस नियम के अनुसार, हमने नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं इस नियम के अनुसार। उसके बाद यहां से स्टार्ट कीजिएगा कि किसी वैद्युत अपघटनी, एक मिनट, किसी वैद्युत अपघटनी सेल में एकत्रित हुए या कम हुए धातु का भार उस सेल में उपस्थित कुल आवेश का सीधा समानुपाती होता है। नहीं समझ में आया? हम बैठे क्यों हैं? देखिए पहले तो देखिए कि इसमें कठिन शब्द क्या है, उसका अर्थ समझिए। वैद्युत अपघटनी सेल, ये वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है सर? तो ये एक प्रकार का सेल है, मतलब ये ऐसी सेल होती है, ये एक ऐसी मशीन होती है जो जो रसायन ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, जैसे कि रसायन, जैसे कि आप इसमें कोई तत्व डालोगे तो उसके सहायता से ये बिजली बना देता है, करंट बना देता है। आप अपने घर में देखे होंगे बैटरी वाला सेल जो घड़ी में लगाते हो आप, वो वाला देखे होंगे। फिर जो हाथ में हैंड वॉच पहनते हो उसमें भी छोटा छोटा बैटरी लगता है, एकदम छोटा छोटा, वो भी देखे होंगे आप। तो ये सब जो बैटरी, इन्वर्टर जो है आपके घर में, उसे भी देखे होंगे आप। ठीक है, तो ये सब जो बैटरियां हैं वो विद्युत अपघटनी सेल कहलाती है, क्योंकि ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती हैं। क्लियर है? इसमें एकत्रित हुए या कम हुए धातु का भार, अब भैया ये ऊर्जा बना रही है, ये बिजली बना रही है, तो इसमें जरूर कोई हम पदार्थ डालेंगे, कोई धातु डालेंगे, उसी के सहायता से ये ऊर्जा बनाती है। तो उसी सेल में क्या होता है कि धातु का भार कम हो जाता है या एकत्रित हो जाता है, उस सेल में उपस्थित कुल आवेश का सीधा समानुपाती होता है। अब उस सेल में जो एकत्रित हुआ है आपका धातु का भार, वो जो होता है वो उसी सेल में उपस्थित जो आवेश होते हैं उसका समानुपाती होता है। ठीक है, W क्या है यहाँ पर? W भार है, Q क्या है? आवेश है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो इसका जब समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो W बराबर Z आ जाएगा और Q के जगह पर आप IT लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये रहा आपका फैराडे का प्रथम नियम। अच्छा, आप लोग कितने लोगों को मालूम है कि समानुपाती का मतलब क्या होता है? कमेंट करके बताइएगा यदि आपको मालूम है तो, अभी कमेंट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में मैं इसका अर्थ मैं खुद बताऊंगा। ठीक है, चलिए जो हमारा 6 नंबर है उसे देखते हैं, और एक और मैं बताऊंगा, 7 टोटल आपको नियम बताऊंगा। थंबनेल पर 6 लिखा है, कोई बात नहीं, हम 7 आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर है फैराडे का द्वितीय नियम। अब भैया फैराडे का प्रथम नियम आया, फैराडे का बड़े लड़का आया, तो फैराडे का छोटा लड़का नहीं आएगा क्या? उसको भी खिलाना पड़ेगा हमें पूरी। तो फैराडे का द्वितीय नियम भी आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इस तरह कभी कभी क्या होता है ना, पूछ देगा फैराडे का प्रथम नियम लिखिए, फैराडे का द्वितीय नियम लिखिए, या कभी पूछ देगा फैराडे का नियम लिखिए। तो जब पूछ दे फैराडे का नियम लिखिए तो आपको प्रथम और द्वितीय नियम दोनों लिखना पड़ता है। ठीक है, तो द्वितीय नियम भी बहुत आसान है। किसी अपघटनी सेल में, देखिए यहाँ पर वैद्युत लगाने में भूल गया, यहाँ पर वैद्युत लगा लीजिएगा। किसी वैद्युत अपघटनी सेल में एकत्रित या कम हुए धातु की भार उस सेल के तुल्यांकी भार का सीधा समानुपाती होता है। ये सबसे आसान है, डायरेक्ट कह रहा है भाई कि उस जो सेल है उसमें जो भार एकत्रित हुआ है या कम हुआ है वो उसी सेल के तुल्यांकी भार का सीधा समानुपाती होता है। तुल्यांकी भार एक प्रकार का क्या है? भार है, ये तो आप जानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो W बराबर हो जाएगा, W समानुपाती हो जाएगा E क्या है भैया? यहाँ पर तुल्यांकी भार है। W क्या है? धातु का भार है। यहाँ पर W1 बटे WT बराबर E1 बटे ET, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी सूत्र मैंने लिखवाया है ना, जितने भी नियम वाले, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, और इनकी व्याख्या मैंने नहीं कराई है, इनका निगमन मैंने नहीं कराया। ये कैसे सूत्र आएगा ये मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि ये ज्यादातर नहीं पूछा जाता है केमिस्ट्री में, ये आता ही नहीं है, कम क्या यार, आता ही नहीं है सूत्र का निगमन करना। ठीक है, डेरिवेशन बिल्कुल नहीं आता। 7 नंबर निर्देश समीकरण, इसे भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल तो भैया बनना ही बनना है। ठीक है, ये होता है ये ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT बटे NF लॉग एनोड बटे कैथोड। ई सेल क्या है? वैद्युत वाहक बल है, यानी कि सेल विभव है। ई नॉट सेल क्या है? तो ये है आपका मानक सेल विभव। R का मान यहाँ पर होता है 8.314, T का यहाँ पर मान होता है 298 केल्विन, N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और F का मान 96,500 होता है। क्लियर है? एनोड और कैथोड का मान आपको न्यूमेरिकल में दिए रहेंगे। तो दोस्तों ये रहे हमारे 7 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर बोर्ड एग्जाम, यानी कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट नियम थे। ठीक है, तो आपको बताना था समानुपाती का मतलब क्या होता है। शायद कुछ बच्चे बता भी दिए होंगे, जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता दूं। समानुपाती का अर्थ होता है कि एक चीज को बढ़ाओगे ना तो दूसरा चीज अपने आप बढ़ जाएगा।
मतलब समझो आप एक एग्जांपल से, यदि आप शरबत बना रहे हो, शरबत 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 चीनी पानी वाला शरबत बना रहे हो, आपने क्या लिया, एक गिलास पानी लिया, उसमें 2 चम्मच चीनी को डाल दिया। तो मैं आपसे कहूंगा कि जो चीनी है ना वो मीठा मीठा समझ रहे हो ना, अब जितना चीनी उसमें डालोगे उतना ही वो मीठा होगा। ठीक है, मीठा मतलब समझ रहे हो ना, पीने में मीठा लगेगा। तो जो चीनी है वो मीठा का समानुपाती होता है। चीनी जो है वो मीठा का चीनी जो है मीठा का समानुपाती होता है। यानी कि तुम जितना ज़्यादा चीनी बढ़ाओगे मीठा उतना ही ज़्यादा होता जाएगा वो। तो यानी कि एक चीज़ को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरा चीज़ अपने आप बढ़ जा रहा है, इसे ही हम समानुपाती कहते हैं। ठीक है, समझ गए मेरे भाई। चलिए, तो आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना है आपको, और यदि अभी तक हैं वीडियो में तो आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल से तैयारी तो स्टार्ट ही है, शुरू ही है, आप तो देख सकते हैं खुद चैनल पर। और एक खुशखबरी ये है कि 1 तारीख से आप लोगों का 1 शॉट वीडियो स्टार्ट होने वाला है। हर चैप्टर का एक वीडियो में काम तमाम होने वाला है। तो आप लोग 1 तारीख से जुड़ के बढ़िया से तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।